Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Reverse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 10 January 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज मोस्ट इंडियन सिटीज़ आर फार फ्रॉम क्लीन एयर टारगेट. तो जो हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लीन एयर टारगेट की, कि हमारा जो एयर होना चाहिए, जो एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे हमें क्या करना है, क्लीन करना है. लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मोस्ट इंडियन सिटीज़ आर फार फ्रॉम, मतलब कि जो हमारा क्लीन एयर टारगेट है उसमें से बहुत सारी आपकी ऐसी सिटीज़ हैं जो भी बहुत दूर है. So the center's ambitious attempt to improve air quality in some of India's most polluted cities suggested that a majority of Indian states are far from making significant progress. तो यहाँ पर बहुत सारी आपकी ऐसी सिटीज़ है. फॉर एग्जांपल आप दिल्ली का नाम ले लीजिए, पटना, फरीदाबाद, मुजफ्फरपुर, नोएडा. तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली ये घटने की प्लेस पर क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रही है. सो द टेबल शोज PM 2.5 लेवल एनुअल एवरेज इन इंडियाज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज फ्रॉम 2019 to 23. It remained higher than the acceptable level of 40 microgram per public cubic in the year. तो मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब हमारा जो टारगेट है कि हमारा क्या मेन टारगेट है कि हमारा जो एयर है वो क्लीन होना चाहिए, लेकिन अभी जो ये हमारा एम्बिशियस है इससे हम अभी बहुत ज़्यादा दूर हैं. इसका मेन रीज़न क्या बताया जाता है, आप रीजंस क्या हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन के, मेन रीज़न क्या होते हैं. सबसे पहले तो आपकी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं. फिर इन रीज़न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी स्टबल बर्निंग होती है ये भी आपका एक रीज़न हो जाता है. इंडस्ट्रीज हो गई, स्टबल बर्निंग, फिर उसके बाद आपके व्हीकल्स आ जाते हैं. तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है. उसके आपके सेकंड आप साइड में देखेंगे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो ये घट भी तो सकता है, एयर क्लीन भी तो की जा सकती है. बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है. यहाँ पर पेड़ों की कटाई इतनी ज़्यादा हो रही है आज के टाइम पर, जिसके कारण जो एक तरीके से हम कहते हैं ना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक, ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. सो यहाँ पर आपके पास पूरा नंबर दिया गया है कि किस सिटी में कैसा लेवल है. आप यहाँ पर देखेंगे नावी मुंबई, अर्बन ऑफ मुंबई, नावी मुंबई, Suburban Mumbai in steady decline sees a 46% rise in PM 2.5 लेवल. तो यहाँ पे 46 पॉइंट हमें राइज दिखाई दे रहा है. मुंबई की बात करते हैं सो 38.1% हमें राइज दिखाई दिया. उज्जैन में इट इज़ 46% हमें जो आपका एयर पोल्यूशन उसमें राइज दिखाई दिया. तो ये पूरा नंबर दिया हुआ है. अब हमारा मेन टारगेट यही है कि जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम भी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसमें 631 का हमारा गोल है. हमने इतने रुपए यहाँ पे फाइनेंस किए हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, जो हमारा मतलब कि पर्टिकुलेट है, मैटर का कंसंट्रेशन है, उसे हम यहाँ पर कम कर सकें बाय 2026. बट अभी हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भक्ति सेंट रामानंद. तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आपके आज स्टैटिक से लिए गए हैं, तो मेक श्योर आपको इन क्वेश्चंस के बारे में पता होगा. नहीं पता है, नो इशू एट ऑल, आप एटलीस्ट ट्राई करिए कि शायद आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपने भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, है ना, सूफी सिलसिला यहाँ पर जो चला था. तो इसके बारे में हम बात करें, भक्ति सेंट रामानंद के बारे में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं एंड हमें ये बताना है वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट. Now first one is, he founded his own sect based on doctrine of love and devotion to Lord Krishna and Radha. इन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो सेक्ट को फाउंड किया था रामानंद ने, वो किस बेस पर था, मतलब उनका मेन डॉक्ट्राइन क्या था, लॉर्ड एंड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा एंड राधा. लॉर्ड कृष्णा का जो डिवोशन था उनके लिए और राधा के लिए, इसके चलते उन्होंने अपना एक सेक्ट को यहाँ पर सेट किया था. नाउ ही प्रीच इक्वालिटी बिफोर गॉड. ये क्या करते थे, गॉड से पहले वो इक्वालिटी को प्रीच करते थे. तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. नाउ द थर्ड वन इज, ही वॉज डिसिप्लिन ऑफ भक्ति सेंट कबीर. ये कहा जा रहा है कि ये किसके डिसाइपल थे, जो भक्ति सेंट कबीर थे उनके ये डिसाइपल थे. तो इसमें से आपको ये बताना है कितने स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं और कितनी इनकरेक्ट हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं, सूफी सिलसिलावर. यहाँ पे सूफी सिलसिलास के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट इज दिस, अन अनब्रोकन स्पिरिचुअल
जीनोलॉजी टू द प्रॉफिट। सेकेंड वन चैंटिंग प्रैक्टिस टॉट बाय मास्टर। यहाँ पे जो सूफी सिलसिलास थे, क्या ये चैंटिंग प्रैक्टिस से, चैंटिंग मतलब जो आप मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, जो भी आपको यहाँ पर सिखाया गया है, जो भी वर्सेस होते हैं उसकी हम चैंटिंग करते हैं। तो मास्टर्स के द्वारा जो भी यहाँ पर सिखाया गया हो उसको हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिलग्रिमेजेस टू टॉम ऑफ सूफी सेंट्स। क्या यहाँ पे जो सूफी सिलसिला था, यहाँ पर जो सूफी सेंट्स थे, है ना, उनको पिलग्रिम, जो मतलब उनका एक तरीके से जो टूम तक उनको पहुंचाने का ये पूरा वो था। होली लोकेशन सिग्निफाइंग अ फाइनल डिमाइस ऑफ सूफी मास्टर। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो को एंड में दिए जाएंगे, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आज का हमारा यहाँ पर देखिए, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे बिल्किश बानो का केस यहाँ पे सुना ही होगा, बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होगा। सो जस्टिस फॉर बिल्किश बानो क्वेश्चन ऑन रेमिशन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जस्टिस फॉर बिल्किश बानो क्वेश्चन ऑन रेमिशन। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसकी हम एक बार थोड़ी समरी पढ़ लेते हैं कि ये बिल्किश बानो केस है क्या। ये 2002 की बात है। 2002 में गुजरात में एक्चुअली एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, और मतलब कुछ लोग अयोध्या से यहाँ पे लौट रहे होते हैं और वहां पर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें एक फैमिली होती है, बिल्किश बानो के यहाँ पे फैमिली होती है, तो फिर कुछ दंगे फसाद यहाँ पर कुछ होते हैं, ठीक है। तो 2002 में क्या होता है, जो बिल्किश बानो होती है वो प्रेग्नेंट होती हैं, और उनकी फैमिली को यहाँ पर कुछ लोग, मतलब 11 से 12 लोग आते हैं और उनकी फैमिली को यहाँ पर उनको सबको मार देते हैं और उनके साथ यहाँ पर रेप करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये जो बिल्किश बानो रहती हैं वो ट्रॉमा में चली जाती है एक तरीके से। फिर वो क्या करती हैं, केस फाइल करती हैं कि मतलब कि ये जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ है तो मेंटली उन्होंने ये ट्रॉमा फेस किया है, इसी के चलते वो क्या करती हैं, केस को फाइल करती हैं। अब यहाँ पर 2003 या फिर एग्जैक्ट मुझे यहाँ पर अभी ईयर याद नहीं है, बट ये 2003 एंड 2004 में आई गेस वो क्या करती है, यहाँ पे केस को फाइल करती हैं, ठीक है। केस फाइल होता है आपका, सारी चीजें होती हैं, पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। तो पुलिस यहाँ पर ये कहती है कि हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, लेकिन हाँ जो इंसिडेंट हुआ है ये सही है, हम ये इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इनके साथ ऐसा कुछ भी, विक्टिम के साथ यहाँ पर ये इंसिडेंट नहीं हुआ है, विक्टिम के साथ यहाँ पर हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे बिल्किश बानो जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर अप्रोच करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या फैसला आता है कि जो 11 लोग यहाँ पर थे उन्हें यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये फैसला नहीं सुनाती है, एक्चुअली ये केस कहाँ होता है, गुजरात में होता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीजें होती हैं फिर धीरे धीरे गुजरात से यहाँ पर कहाँ जाता है, ये महाराष्ट्र में मूव करता है। महाराष्ट्र में पूरा मूव करता है पूरा केस, तो महाराष्ट्र में पूरा ट्रायल चलता है, महाराष्ट्र में सारी चीजें होती हैं। तो जो महाराष्ट्र की यहाँ पर हाई कोर्ट होती है वो यहाँ पर सजा सुनाती, पनिशमेंट देती है। तो उन्होंने क्या पनिशमेंट दिया था कि उन्होंने ये पनिशमेंट दिया कि इनको क्या दिया जाएगा, आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, क्योंकि इसके कारण जो विक्टिम है उसको बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ है और इंसिडेंट यहाँ पर ट्रू था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। अब ये क्या होता है, कुछ उसमें से जो लोग होते हैं, जो 11 कन्विक्टेड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ लोग पिटीशन फाइल करते हैं कि जो केस हुआ है वो कहाँ का है, गुजरात का है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या महाराष्ट्र की जो स्टेट है उसको कोई भी राइट नहीं है कि वो क्या करें, उन्हें सजा दें। तो इसी के चलते जो गुजरात की हाई कोर्ट होती है उनको ये लगता है कि ये जो ऑर्डर आया है वो सुप्रीम कोर्ट से आया है। कहाँ से आया है, सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो अब आप सभी को ये पता है कि जो लॉ है हमारा वो क्या करता है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको बाइंड करता है। तो गुजरात की जो हाई कोर्ट होती है, जो जितने भी मतलब ये 11 यहाँ पे कन्विक्टेड लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर जो उनको छोड़ देती है एक तरीके से, ऐसा कहा जाता है। जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको मिलता है तो उससे उनको बरी कर दिया जाता है। फिर इसी के चलते ये पूरा फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, और अभी यहाँ पर जो हाल ही फिलहाल में फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो विक्टिम है ये बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज है, मतलब ये पूरा केस उनके साथ यहाँ पर हुआ है, ठीक है, तो उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब एक्चुअली यहाँ पर एक होता है सेलिसी नाम का एक आपने वर्ड सुना होगा। सेलिसी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन को हमने क्या दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जब वो जेल में होता है तो जो आपका प्रिजन, पहली बात तो अगर हम बात करें जो प्रिजन ये सब्जेक्ट है, ये क्या सब्जेक्ट है आपका, स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट्स के यहाँ पे अलग अलग लॉज होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट का एक ऐसा यहाँ पर लॉ है, ये 1982 का आई गेस ये रूल है, 1992 का यहाँ पर उनका रूल है कि अगर कोई पर्सन मतलब जो जेल में अगर उसका बिहेवियर अच्छा होता है, सारी चीजें अगर अच्छी होती हैं, एक तरीके से जो प्रिजन है वो कैसा रिफॉर्मेटिव और रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज के लिए होता है। अगर वो कोई भी पर्सन वहां पे अच्छा उसका बिहेवियर रहता है, इंप्रूवमेंट होता है, तो उसकी जो सजा होती है, पनिशमेंट होता है, उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है।
तो इसी के चलते यहाँ पे जो 11 लोग कन्विक्टेड थे उनको यहाँ पर उनकी सजा को कम कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो यहाँ पर 11 कन्विक्टेड लोग थे इनको 2022 में कन्विक्शन इनका कम कर दिया जाता है, इनको मतलब कि रेमिशन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जल्द से जल्द ये यहाँ पर सरेंडर करें, यहाँ पर ऐसा रेमिशन इनको नहीं दिया जाएगा। तो ये अभी पूरा केस यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या बात की जा रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेमिशन की हम बात कर लेते हैं, रेमिशन है क्या। In the context of life conviction, the necessarily have to serve minimum 14 years in a prison before they can become eligible to apply for remission. तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको सजा मिली है, आपको 20 साल की सजा मिली है, यहाँ पर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, कुछ भी है, तो वो जो पर्सन है उसको कम से कम 14 साल तक क्या करना होगा, 14 साल तक 14 ईयर्स तक उसको प्रिजनर्स में मतलब कि जेल में रहना होगा, प्रिजन में रहना होगा। उसके बाद ही वो पर्सन क्या हो सकता है, एलिजिबल हो सकता है रेमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। एन एप्लीकेशन डज नॉट गारंटी रेमिशन एंड द सेटिंग ऑफ द अर्न रेमिशन अर्न द पनिशमेंट इम्पोज बाय द कोर्ट। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जरूरी नहीं है कि आपका जो रेमिशन है वो ग्रांट कर ही दिया जाए। ईच एप्लीकेशन हैज टू बी इंडिविजुअली कंसिडर्ड बाय कमिटी बेस्ड ऑन फैक्टर्स लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन लक्ष्मण नस्कार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2000। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो भी पर्सन यहाँ पर रेमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका इंडिविजुअली जो कमेटी होगी वो क्या करेगी, उसको कंसिडर करेगी, उसको एग्जामिन करेगी। उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। सो दीज इंक्लूड एग्जामिन वेदर द ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम विदाउट अफेक्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज। तो इसमें हमें क्या क्या एग्जामिन करना पड़ता है कि अगर किसी भी पर्सन ने यहाँ पे कोई क्राइम किया है तो उसका सोसाइटी पर, है ना, इसका सोसाइटी पर लार्ज लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पहले इस चीज को एग्जामिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चांस ऑफ रिकरेंस ऑफ क्राइम, यहाँ पर फिर क्या आगे चांसेस है कि वो पर्सन ऐसा क्राइम फिर से कर सकता है या फिर उसके कारण ऐसे क्राइम और बढ़ सकते हैं सोसाइटी में। वेदर द कन्विक्टेड हैज लॉस्ट देयर पोटेंशियलिटी इन कमिटिंग क्राइम, या फिर जो यहाँ पर XYZ पर्सन ने यहाँ में रेमिशन के लिए अप्लाई किया है या तो उसकी एज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब वो क्राइम कर ही नहीं सकता है ना। वेदर देयर इज एनी फ्रूटफुल पर्पस फॉर कन्फर्म कन्विक्ट एनी मोर, यहाँ पर या फिर जो पर्सन ने क्राइम किया है तो उसका कुछ रीजन रहा हो, कैसा क्या चीजें रही हो, या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो कंडीशन है कन्विक्ट की फैमिली की, तो ये सारी चीजों को यहाँ पर क्या एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद ही वो पर्टिकुलर ये सारे फैक्टर्स को यहाँ पर सब्जेक्टिव अगर होंगे उस बेसिस पर इंक्वायरी होगी और फिर यहाँ पर एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ पर आपका कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो अनचेक डिस्क्रिशन होता है इसे हमें यहाँ पर रोकना होगा। अब रेमिशन के बारे में हम थोड़ा सा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो देखते हैं। सो अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 72 के तहत आपको प्रेसिडेंट के पास पावर है और अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर के पास पावर है टू पार्डन एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस पास बाय द कोर्ट। तो यहाँ पर गवर्नर और आपके प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं कि कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट यहाँ पर पास किया है तो उसको वो पार्डन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट और कम्यूट कर सकते हैं। सो ऑल्सो सिंस प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, प्रिजन क्या है आपका, स्टेट सब्जेक्ट है। सो स्टेट गवर्नमेंट है पावर अंडर सेक्शन 432 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल CRPC टू रेमिट सेंटेंस। तो यहाँ पर CRPC के अंदर, अब तो ये यहाँ पर ऑल्दो आपका रिप्लेस होने वाला है बट स्टिल यहाँ पर CRPC के अंदर सेक्शन 432 के अंदर गवर्नमेंट के पास यहाँ पर पावर होता है आपका स्टेट सब्जेक्ट का। हाउएवर सेक्शन 433A ऑफ द CRPC पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन दीज पावर्स ऑफ रेमिशन। यहाँ पर लेकिन जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या करता है, रेमिशन पर कुछ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करता है। सो क्या क्या ग्राउंड्स है रेमिशन के, मतलब किन ग्राउंड्स पर रेमिशन आपका प्रोवाइड किया जाता है। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रेमिशन आर्बिट्रेटली एंड मस्ट फॉलो ड्यू प्रोसेस। तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से रेमिशन का जो पावर है उसको आर्बिट्रेटली एक्सरसाइज नहीं कर सकती, उन्हें यहाँ पर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उन्हें फॉलो करना होगा। वाइल द पॉलिसी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अब जो प्रिजन का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट में यहाँ पर जो पॉलिसीज होती हैं ग्राउंड फॉर रेमिशन है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो बोर्ड होगी वो क्या करेगी, उस चीज को कंसिडर करेगी। सीरियसनेस ऑफ द क्राइम देखा जाएगा, स्टेटस ऑफ को एक्यूज एंड कंडक्ट इन जेल आर फैक्टर कंसिडर फॉर द ग्रांटिंग रेमिशन। तो यहाँ पर जो एक्यूज है उसका यहाँ पर कंडक्ट देखा जाएगा जेल में और उन फैक्टर्स पर उसको रेमिशन को ग्रांट किया जाएगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई इंटरनेशनल लॉज
मैटर। अब इसमें ही कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लॉज मैटर क्यों करते हैं। तो इसमें अब सभी को पता होगा कि अभी आपने देखा था क्या, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इससे हम बाहर आ ही नहीं पाए थे। आपका इजराइल और गाजा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, तो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चलता है। इसके कारण आपने देखा होगा कितना ये ज्यादा ब्लडी वॉर यहाँ पर हमें गाजा में दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 में ये जो आपके इंटरनेशनल लॉ पूरी तरीके से डिक्लेयर जो भी है, एक तरीके से आज के टाइम पे क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। हम उनको डेड ही डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ये लॉज क्या कर रहे हैं, ये जो भी इतने सालों से आपका रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कितने साल हो गए आपका ये यहाँ पर कंटिन्यू है ना, इसको यहाँ पर रोक ही नहीं पा रहे हैं। सो मोर देन 50 years ago too, Thomas Frank argued that Article 2 subclause 4 was dead because it worked on the flawed assumption that the permanent member of UN Security Council would continue to cooperate after World War II। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो ये आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 है इसको ऑलरेडी क्या कर दिया था, यहाँ पर डेड घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो यूएन सिक्योरिटी के आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो आप यहाँ पे ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉपरेट करेंगे, ठीक है, ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो वॉर्स को अगर रोकना है तो इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग जो इंटरनेशनल लॉ में मिस्टेक्स हैं इसको हमें पेन डाउन करना होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो इंटरनेशनल लॉ में जो हमारी ग्लोबल पुलिस फोर्स है ना, जो कि उन चीजों को इन्फोर्स कर सके चीजों को, वो यहाँ पर हमारे पास पर्सनल पुलिस फोर्स नहीं है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज क्या आती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है कि दूसरी चीज यहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी है। तो हमारे पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉ का मतलब ये नहीं है कि हम एक, ये कोई लीगल सिस्टम नहीं है। इंटरनेशनल लॉ का मतलब ये होता है कि बिकॉज थ्रू इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव प्रैक्टिसेस इट हैज पोटेंशियल टू होल्ड those who viewed public power accountable for their conduct। अब देखिए जैसे दिसंबर में साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ पर गए, उन्होंने जो इजराइल का ये कंडक्ट था, गाजा में जो वॉलेटिव यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, तो उसके तहत उन्होंने वहां पर डिमांड करी, मतलब कि क्वेश्चन किया। तो ये जो केस का पॉइंट है, तो उन्होंने क्या किया, अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पनिशिंग द डिसीजन मेकर्स फॉर नॉन कंप्लायंसेस। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट मिल रहा है, कैसी सारी चीजें हैं, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पर सारी चीजें हैं। ओके, सो हाउ एवर अकाउंटेबिलिटी स्टेम फॉर सेवरल एक्टर्स सच एज स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वोकिंग इंटरनेशनल लॉ टू आस्क क्वेश्चन ऑफ दोज पावर एंड मेक अ केस इन देयर एक्शन आर इलिजिमिटेड। तो यहाँ पर अगर उनकी जो एक्शंस है वो इलिजिटिमेट है तो हम उन पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये आपका इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, ऑर्डर एक तरीके से हमें इंडिविजुअल को इन्वोक करता है कि हम क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। ओके, सो इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी मोल्डेड एंड एक्सेंचुएटेड टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट दैट होल्ड द पावर फुल अकाउंटेबल इन द इंटरनेशनल रिलेशन। तो हमारे इंटरनेशनल लॉ इस तरीके से होने चाहिए, हमें उन्हें इस तरीके से मोल्ड करना होगा कि वो एक इंस्ट्रूमेंट हो जिसके तहत हम क्या कर सके, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको अकाउंटेबल बना सके। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडियन टूरिस्ट आर इम्पोर्टेंट टू द मालदीव्स। अब आप सभी ने यहाँ पर जो मालदीव्स का इतने दिनों से केस चल रहा है उसके बारे में सुना ही होगा। मालदीव्स की पहले हम लोकेशन देखते हैं। ये हमारा इंडिया है, ये आपका हम बात करते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप आ जाता है, और ये मालदीव्स है। मालदीव की कैपिटल माले। ओके, अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया पर उनकी जो ट्रिप थी लक्षद्वीप में, उन्होंने उसको शेयर किया। इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने उन्हें प्रेस किया और ये कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा इंडिजीनियस डेस्टिनेशन है, हम जो हमारा टूरिज्म है उसे प्रमोट करना चाहिए और वहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ लोगों ने जो लक्षद्वीप है उसको मालदीव से यहाँ पर क्या किया, कंपेयर किया। इसी के चलते जो मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव के कुछ जो यूथ मिनिस्टर थे, 3 डिप्टी मिनिस्टर ऑफ द यूथ मिनिस्ट्री मालदीव की, उन्होंने भी इस डिप्लोमेटिक रॉ में कुछ कमेंट्स यहाँ पर कर दिए। इसी के चलते जो मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने आप को तो दूर रखा और ये कहा कि ये जो पर्सनल व्यूज हमारी कंट्री का जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं और आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो उसके कारण उनको सस्पेंड किया जाता है। अब इसके चलते यहाँ पर सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कितने सारे लोगों ने अपनी जो होटल बुकिंग थी, मालदीव्स की जो ट्रिप थी, उसको यहाँ पर जो स्केड्यूल की थी, सारी चीजों को कैंसिल किया, जिसकी वजह से जो मालदीव से उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अभी हमने देखा कि मालदीव का अगर हम बात करते हैं तो मालदीव का जो जीडीपी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 30 से 20% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टूरिज्म के द्वारा ही उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर मालदीव का टूरिज्म यहाँ पर कम होता है तो उनको बहुत बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इंडियन कॉन्ट्रीब्यूट
to the most of tourism in the Maldives for 3 years consecutively। तो यहाँ पर हम इंडियंस की बात करते हैं तो 3 साल से लगातार हम क्या कर रहे हैं, मालदीव्स के टूरिज्म में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत ही लार्ज नंबर पे यहाँ पर कर रहे हैं। सो द 10 नेशन इन टर्म ऑफ सिटीजनशिप टू टूरिज्म हु अराइव इन द मालदीव्स बिटवीन 2014 to 23, इंडिया वॉज प्लेस्ड 5th एंड लोअर बिफोर 2019। तो इंडिया के यहाँ पे 5th पोजीशन आती है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो हमारा टूरिज्म है वो कहाँ पर ऑक्यूपाई है, मालदीव्स में यहाँ पे। सो इंडियन टूरिस्ट फॉर्म क्लोज 11% ऑफ टोटल अराइवल्स, सेकेंड ओनली टू रशियन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम ट्रिप की बात करते हैं तो सबसे पहले रशियन आते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपका इंडिया की पोजीशन आ जाती है। तो अगर यहाँ पे मालदीव में इंडियन टूरिज्म का ड्रॉप डाउन होता है तो मालदीव की इकोनॉमी में यहाँ पर बहुत बड़ा झटका आपका लगेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज रैपिड राइज इन वेब ब्लॉकिंग ऑर्डर्स shows RTI reply। अब यहाँ पे the increase has coincide with a massive uptick in the internet use। Telecom department seek easier portal blocking। The ministry has not given breakdown of statistics citing confidentiality। अब यहाँ पर क्या है कि ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा आपका बढ़ता जा रहा है ना। तो इसके कारण जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उन्होंने ही कहा कि कुछ पोर्टल्स को हमें क्या करना होगा, ब्लॉक करना होगा। सो ये जो जिसके कारण ये जो रैपिड राइज हमें वेब ब्लॉकिंग दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे वेब ब्लॉकिंग का ऑर्डर दिया गया है कि हमें कुछ वेब को क्या करना होगा, यहाँ पर ब्लॉक करना होगा। सो फेल्ड इन डेटा प्राइस। सो द इंक्रीज इन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हैज कोइंसाइड विद द मैसिव अपटिक इन द इंटरनेट यूज स्पेसिफिकली सिंस मोबाइल डेटा प्राइसेस फेल ड्रामेटिकली इन 2006। अब एक तरीके से क्या होता है, जो आपका मोबाइल डेटा प्राइस होता है पहले तो 2016 में वो क्या होता है, आपका फॉल डाउन होता है, लेकिन फिर हमने देखा कि धीरे धीरे यहाँ पर सोशल मीडिया में और जो मोबाइल डेटा है वो आपका इंक्रीज होता है, इसके जो नंबर्स बढ़ने लगते हैं। और एक तरीके से आपने पहले क्या किया, उसका द IT मिनिस्टर रिफ्यूज टू प्रोवाइड अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज स्टैटिक्स साइटिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस इन द रूल्स। तो यहाँ पर जब RTI को यहाँ पर मतलब RTI के तहत यहाँ पर जो ब्लॉकिंग के लिए यहाँ पे ब्लॉक किए जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पर हमने रिप्लाई मांगा, तो RTI मतलब ये कहा गया कि ये जो एक तरीके से स्टैटिक्स हैं वो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी में है, हम उनको यहाँ पर पब्लिक में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोदी होल्ड्स रोड शो विद UAE प्रेसिडेंट इन गुजरात ओपन ग्लोबल ट्रेड समिट। अब यहाँ पर जो UAE के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया में भी आए हुए हैं और इसी के चलते यहाँ पे जो रोड शो दिखाया गया, इसमें मतलब 3 किलोमीटर तक पूरा रोड शो दिखाया गया। अब यहाँ पर इसके चलते जो ग्लोबल ट्रेड समिट्स हैं, बायलैटरल मीटिंग्स अभी यहाँ पर हुई हैं और जो हमारे ग्लोबल ट्रेड समिट्स है लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बाद कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ, यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं। इसके साथ साथ हमने ये कहा कि हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, IT, फाइनटेक, एनर्जी एंड हेल्थ केयर, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड फार्मा, तो इन सारी चीजों में यहाँ पर हमारी बायलैटरल मीटिंग अभी हुई है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए आज ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं थे, जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट थी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भक्ति सेंट रामानंद। ओके, पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। रामानंद बिलोंग टू रामानुजा फिलोसॉफिकल थॉट। ओके, he visited the holy places of North India and preached Vaishnavism. Ramanand introduced radical change in Vaishnavism by founding his own sect based on doctrine of love and devotion to Rama and Sita. तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया, इसमें लॉर्ड कृष्णा एंड राधा था नहीं, इसमें क्या था, राम एंड सीता था। ओके, नाउ सेकंड की बात करते हैं, ही प्रीच द इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन्होंने क्या किया था, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, गॉड बिफोर गॉड, इसको सॉरी लॉ नहीं, यहाँ पे गॉड आएगा, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब हम थर्ड की बात करते हैं। सो ये किसके डिसाइपल थे, सो हिज 12 डिसाइपल इंक्लूडेड रविदास, कबीर एंड 2 women। रामानंद वॉज द फर्स्ट टू टीच हिज डॉक्ट्राइन ऑफ डिवोट आयरन हिंदी इन वर्निकुलर लैंग्वेज। द पीपल फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा द सोसाइटी बिकेम हिज फॉलोअर्स। तो इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ही वॉज डिसाइबल ऑफ भक्ति सेंट कबीर। तो क्या ये भक्ति सेंट कबीर के डिसाइपल थे, तो इसमें आपका 2 स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। सो ओनली 2 इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर, सॉरी ये इनकी कबीर के डिसाइपल नहीं थे, मतलब सॉरी इसमें से आपका ऑप्शन 1 ही, सिर्फ ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, थर्ड वाला कबीर जी इनके डिसाइपल थे।
ना कि ये कबीर के डिसाइपल थे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सो सूफी सिलसिलावर, अब इसके हम सूफी सिलसिलास की बात करते हैं। सो सूफी सिलसिलास बिगिन क्रिस्टलाइन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड 12th सेंचुरी से आपका स्टार्ट होता है। सो द वर्ड सिलसिला लिटरली मीन्स अ चेन सिग्निफाइंग अ कंटिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल। ये क्या है, आपका मास्टर और डिसाइपल के बीच का एक कंटिन्यूस चेन को प्रोवाइड करता है। सो चिश्ती सिलसिला ट्रेसिंग इट्स ओरिजिन ख्वाजा चिश्ती वॉज वन ऑफ द पॉपुलर यहाँ पे सिलसिला था, स्ट्रेचिंग द अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनोलॉजी ऑफ टू द प्रॉफिट। तो इसमें भी आपका सेकंड क्या होता है, अनब्रोकेबल स्पिरिचुअल जेनोलॉजी टू द प्रॉफिट। इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।